प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए अब रिवीजन सीरीज में आपको पूरा रिवाइज करा रहा हूं। ये आप सभी जानते हैं कि हमने इस सीरीज में यूपीएससी के लगभग हर सेक्शन को अच्छे से कवर किया है, साथ ही आपको इसके साथ साथ एलिमिनेशन टेक्निक भी बताया है। तो इस रिवीजन सीरीज में हमारा प्रयास यह है कि हम वैसे प्रश्नों को और वैसे टॉपिक को आपसे अपडेट कर दें जिससे कि आप लोग शायद पढ़ते समय मिस कर जाते हैं, या वहां से जब प्रश्न आते हैं तो आपको यह फील होता है कि हमने ये पढ़ा तो था लेकिन हमें समझ नहीं आया। तो ऐसे ही कोर सेक्शंस को हम इस रिवीजन सीरीज में आपको अपडेट कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास यह भी है कि जैसे अगर प्रश्न आपके सामने आते हैं तो आप स्वयं से उन प्रश्नों का उत्तर करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप अपने तैयारी का जजमेंट भी कर सकें। और यह भी सच है कि मैंने चूंकि लगातार बार बार यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास किया है, अच्छे नंबरों से पास किया है, तो मैंने जो अपनी स्ट्रेटेजी देखी थी और जिसने वर्क किया था, मेरा प्रयास रहता है कि वही स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को भी बता पाऊं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सहायकता के सिद्धांत इसकी सबसे अच्छी व्याख्या करता है। अब देखिए, यूपीएससी का ट्रेंड लगातार, अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू देखा होगा तो उस ट्रेंड में आप लोगों ने एक जज किया होगा कि लगातार 2 या 3 क्वेश्चन पॉलिटी के ऐसे होते हैं जो कि पॉलिटी के कोर कंसेप्ट से पूछे जाते हैं। उसी में यह प्रश्न है, सहायकता के सिद्धांत के बारे में बताना है। अब ऑप्शंस हैं कि यह उस व्यवस्था को संदर्भित करता है, उस व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें केंद्र के पास घटक राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति होती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इसमें कहा गया है कि स्थानीय सरकारी संस्थान राज्य सरकार की सहायक संस्थाएं होनी चाहिए, सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड है कि यह मानता है कि एक बड़े निकाय को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो छोटे निकायों द्वारा कुशलता से किए जा सकते हैं। चौथा है, यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि राज्य के प्रमुख को हमेशा सरकार के प्रमुख के ऊपर रखा जाता है। अब ये 4 ऑप्शंस तो हो गए। आप लोगों ने सहायकता का सिद्धांत किसी सामान्य बुक में सामान्य समय नोटिस नहीं किया होगा। जब अगर आपने कभी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पढ़ा होगा, तो एनसीईआरटी में एक कंसेप्ट है, लेकिन पढ़ते समय आपका ध्यान उस कंसेप्ट पर नहीं गया होगा। क्योंकि जब हम पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं तो हमारा फोकस रहता है कि हम पॉलिटी के फैक्ट वाले चीजों को ज्यादा से ज्यादा याद कर सके, लेकिन पॉलिटी के कंसेप्ट पे, पॉलिटी की जो आइडियोलॉजी है उसको दिया रहता है किताब में, फिर भी हम मिस कर देते हैं। तो यहां पर सहायकता का सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में आपकी तैयारी कैसी थी, इन चारों ऑप्शन से आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा। चलिए अब मैं बता देता हूं। बेसिकली सहायकता का सिद्धांत एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है जिसमें यह बताया गया है, और यह गांधीवादी सिद्धांत से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। इसमें बताया गया है कि राज्य की संरचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें राज्य की जो सबसे न्यूनतम इकाई है, जैसे हमारे यहां ग्राम पंचायत है जो ग्रामीण स्तर पर कार्य करती है, अगर ग्राम पंचायत किसी कार्य को करने में सक्षम है तो उस कार्य के संदर्भ में निर्णय लेने एवं उसको लागू करने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत को ही दी जानी चाहिए। अगर ग्राम पंचायत किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं है, तभी उस कार्य की जिम्मेदारी उसके ऊपर की राजनीतिक संस्था अर्थात राज्य को सौंपी जानी चाहिए। तो ग्राम पंचायत बड़े स्तर पर पावरफुल हो, और अगर वह किसी कार्य को करने में सक्षम हो तो उस कार्य को राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के पास नहीं सौंपा जाना चाहिए। यह बेसिकली सहायकता का सिद्धांत है। तो सहायकता का सिद्धांत क्या कहता है कि एक बड़े निकाय को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो छोटे
और छोटे निकायों द्वारा कुशलता से किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो केंद्र सरकार है वह जो पंचायत के स्तर पर के कार्य हैं उनके संदर्भ में निर्णय न लेकर के वैसे निर्णयों को ले जहां पर कि पंचायतें या राज्य सरकार इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि बड़ा जो कार्य का क्षेत्र है वह ग्राम पंचायत के स्तर पर हो, उससे कम राज्य सरकार के पास हो और उससे भी कम कार्य का क्षेत्र केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। यह बेसिकली सहायकता का सिद्धांत है। तो आप लोगों ने सहायकता का सिद्धांत पढ़ा होगा, नोटिस नहीं किया होगा, आज आपको पता चल गया। अगर यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है तो आज के बाद से आप आप सिर्फ इस सहायकता के सिद्धांत को ही नहीं, बल्कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें और भी कोई पॉलिटी से जुड़े हुए कंसेप्ट है उसको भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन यहां से आने की संभावना बनी रहती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आप इसको देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के इसको। आइए आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तो आप सभी ने खूब पढ़ा होगा, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में तो आप सभी ने बार बार पढ़ा होगा। आइए आप अपने तैयारी को जज करिए कि आपने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कितना पढ़ा है। पहला है कि उनका कार्यकाल लोकसभा की उनकी सदस्यता के साथ सह समाप्ति है। सह समाप्ति है का मतलब क्या होता है कि अगर लोकसभा समाप्त हो जाती है तो उसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करने का अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से परे है। तो आप सभी ने बार बार पढ़ा होगा कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। तो यहां अंतिम तो होता है, लेकिन क्या वह अंतिम निर्णय न्यायिक समीक्षा से भी परे है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो आइए अब इसको देख लिया आपने, अगले ऑप्शन पे देखते हैं कि वह लोकसभा की सभी, नोटिस करिएगा, सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि एग्जाम हॉल में एक जो बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाता है, हम जानते हुए भी कभी कभी ऐसा कर जाते हैं कि जैसे सही नहीं को ध्यान से नहीं पढ़ा और प्रश्न का उत्तर कर दिया। तो ऐसे में हमें गलत ढूंढना था और हमने सही ढूंढ करके उत्तर कर दिया, तो जानते हुए भी 1-2 प्रश्न गलत हो जाते हैं। इस गलती से आपको बचना है और इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि जब भी आप मॉक प्रैक्टिस करें तो मॉक प्रैक्टिस करते समय जब भी ऐसे सही गलत या सही नहीं जैसे शब्द दिखे उनको तुरंत घेर दे। ठीक है, तो ये आपको अपने हैबिट में डेवलप कर ही लेना है। अब आइए प्रश्न पे आते हैं। तो अब आप लोगों ने इसका उत्तर ढूंढ लिया होगा कि तीनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। इससे आपको पता चल रहा है कि आपकी तैयारी किस हद तक, किस स्तर पर पहुंच चुकी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कि उनका कार्यकाल लोकसभा की उनकी सदस्यता के साथ सह समाप्ति है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो या फिर कोई पॉलिटी की किताब, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह लोकसभा की समाप्ति के साथ ही समाप्त नहीं होता, बल्कि उसके बाद जो नई लोकसभा की पहली बैठक होती है उसकी पहली बैठक के शुरुआत के साथ समाप्त होता है। यहां देखिएगा कि लोकसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और ये तब तक अध्यक्ष अपना कार्यकाल तब तक खाली नहीं करता है और जब तक कि नवनिर्वाचित लोकसभा के मिलने तक बना रहता है। मतलब जब तक नई लोकसभा पहली बार शुरुआत नहीं करने लगे तब तक पुराना लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्यकाल में जीवित रहता है। ठीक है, पद पर बना रहता है। तो इसे क्या हुआ, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करने का अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से परे है। अब बेसिकली जो हमारा मूल संविधान था उसमें प्रोविजन किया गया था कि जो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, यह निर्णय एकदम अंतिम है, इसके बाद इस पर कोई निर्णय नहीं लेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने
आधार विधेयक, आप लोगों ने सुना होगा, सरकार ने आधार विधेयक को बेसिकली, आधार विधेयक एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट विधेयक होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने आधार विधेयक को धन विधेयक के साथ धन विधेयक के रूप में पारित करवाया था। तो ऐसे में जब कोई भी विधेयक धन विधेयक के रूप में पारित होता है तो राज्यसभा में उसकी चर्चा बहुत सीमित हो जाती है और राज्यसभा का उस पर कोई अधिकार, विशेष अधिकार नहीं रह जाता है। तो धन विधेयक, जो आधार विधेयक था, उसको सरकार ने, चूंकि सरकार का लोकसभा में बहुमत था और राज्यसभा में उस समय सरकार का बहुमत नहीं था, तो इसीलिए सरकार ने आधार विधेयक को लोकसभा के माध्यम से, धन विधेयक के माध्यम से पारित करवा दिया था। तो उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह जजमेंट दिया था कि विधेयक को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए संसद में धन विधेयक के रूप में पारित होने को न्यायोचित ठहराते हुए न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, लेकिन यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। अर्थात अब धन विधेयक का निर्णय करने के बाद भी न्यायपालिका उस पर अपना निर्णय दे सकती है। तो इसका मतलब है कि सेकंड स्टेटमेंट न्यायिक समीक्षा से परे है, यह भी क्या हो जाएगा, गलत। अब आते हैं कि लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा की जितनी भी संसदीय समितियां बनती हैं, उनके सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो पहला और दूसरा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि क्या आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते थे। अगर जानते थे तो इसका मतलब है कि आपकी पॉलिटी की तैयारी अब अपने परिपक्व अवस्था में पहुंच चुकी है, और अगर नहीं जानते थे तो इसका मतलब है कि अभी भी आपको अपने पॉलिटी पे काम करने की जरूरत है। और जरूरत इसलिए भी है क्योंकि पॉलिटी से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 18, कभी 20, कभी 22 तक पूछे गए हैं। तो इसीलिए पॉलिटी का सेक्शन तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स या फिर हिंदी में अगर कहें तो निगम कर, जिसे कॉर्पोरेट टैक्स भी कहा जाता है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, यह केवल कॉर्पोरेट उद्यमों द्वारा की गई सकल आय पर लगाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियां निगम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। तीसरा, आयकर अधिनियम 1961, इसके प्रावधानों के अनुसार यह कर लगाया जाता है। अब कह रहा है ऊपर दिए कथनों में कौन सा सही है, हमने सही को घेर दिया। अब भाई कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स बहुत जरूरी है, कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर लगातार विवाद होते रहते हैं। इसने टैक्स चोरी कर लिया, इस कंपनी ने टैक्स चोरी कर लिया, सरकार ने इस कंपनी को टैक्स छूट दे दी, ऐसे आरोप लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। तो ऐसे में कॉर्पोरेशन टैक्स यूपीएससी के मेंबर्स की निगाहों में भी बना रहता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में आपकी जानकारी परिपक्व हो जानी चाहिए। क्योंकि जीएसटी लगातार बड़े लंबे समय से काफी अधिक चर्चा में रह चुका है और उस पर यूपीएससी ने भी बार बार प्रश्न पूछ लिया है। तो अब जीएसटी पे हो सकता है कि यूपीएससी कम ध्यान दे, और अब जीएसटी पे कम ध्यान दे तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डिबेटिव टैक्स जो है वो यही है कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, तो इसलिए कॉर्पोरेशन टैक्स से अगला प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। अब भाई आप लोग इसके बारे में कितना पढ़े होंगे, इसके आधार पर अपना आंसर करिए। ठीक है, आइए देखते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में। कॉर्पोरेशन टैक्स, यह ध्यान रखना है कि यह एक डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेशन टैक्स है क्या? कॉर्पोरेट, अगर कोई भी कंपनी है और कंपनी से जुड़ी हुई कार्यवाही जो भी जहां भी होती है, उससे अगर कोई लाभ प्राप्त होता है तो उस लाभ पर जो प्रत्यक्ष कर लगता है उसी प्रत्यक्ष कर को कॉर्पोरेशन टैक्स कहा जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स व्यक्ति के लाभ पर लगने वाला प्रत्यक्ष कर है और कॉर्पोरेशन टैक्स किसी कंपनी के लाभ पर लगने वाला प्रत्यक्ष कर है। क्लियर हो रही होंगी चीजें? तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार ही शुरू किया गया था। और जो भारत में कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं, कॉर्पोरेट संस्थाएं का मतलब सिर्फ कंपनी नहीं, वैसी सभी संस्थाएं जो कॉर्पोरेट के रूप में रजिस्टर्ड हैं,
चाहे वो भारत की निगमित संस्थाएं हैं, रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हो, या फिर वैसे निगम या वैसी कंपनी जो भारत से राजस्व प्राप्त करते हैं और उस अर्जित आय पर व्यवसाय करते हैं। मतलब कि सरकारी कंपनी भी इसके दायरे में आती है, जो कि गवर्नमेंट की है, लिमिटेड होती है या फिर सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली होती है, वो भी इस कॉर्पोरेशन टैक्स के दायरे में आती है। और अन्य विदेशी उद्यम, मतलब कि अन्य विदेशी कंपनियां भी जिन्होंने खुद को भारत में अस्थायी रूप से स्थापित किया। ध्यान यह रखना है कि अगर कोई कंपनी भारत में अस्थायी रूप से रजिस्टर्ड नहीं है, विदेशी कंपनी है, भारत में अस्थायी रूप से रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ समय के लिए आती है, तो ऐसे में उस पर जो टैक्स लगते हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए, वो कुछ अलग टैक्स लगते हैं। लेकिन जो कंपनी, विदेशी कंपनी जो भारत में स्थापित हो चुकी है, जैसे हाल ही में एप्पल का स्टोर खोला गया, तो अब एप्पल को जो लाभ होगा उस पर एप्पल को कॉर्पोरेशन टैक्स देना होगा। ठीक है, तो विदेशी कंपनी को भी यह टैक्स देना होता है। तो केवल कॉर्पोरेट उद्यम नहीं, बल्कि अन्य जो निगम है जो कॉर्पोरेट नहीं है, मतलब कि जो सरकार के भी पार्ट हैं, उनको भी कॉर्पोरेशन टैक्स देना होता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों को यह टैक्स देना होता है, यह भी सही है। तीसरा, कि ये जो इनकम टैक्स का प्रोविजन है, इसी अधिनियम के तहत कंपनियों पर कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है। तो ध्यान रखना है कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत व्यक्ति पर आयकर लगता है और कंपनियों के आय पर कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है। ये दोनों टैक्स इसी अधिनियम के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला गलत हो गया, दूसरा और तीसरा सही हो गया, तो आंसर हो जाएगा सी। अब आपको जज करना था कि क्या आप इकोनॉमी के इन टर्म्स से अपडेट थे। नहीं थे तो आपको ऐसे टर्म्स पे काम करने की अभी जरूरत है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यह प्रश्न तो आप सभी को आना ही चाहिए। यह अगर नहीं आ रहा है तो आप, इसका मतलब आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी के साथ अन्याय कर रहे हैं। स्वयं के साथ जजमेंट करिए, स्वयं को जजमेंटल होकर के देखिए कि क्या आप यूपीएससी 2023 के लिए अनुकूलित है। प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22, इसमें उल्लिखित निवारक निरोध, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब भाई, निवारक निरोध सबने पढ़ा होगा, हर स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। तो जब हर स्टूडेंट ने पढ़ा है तो निवारक निरोध से जुड़ा हुआ प्रश्न आ सकता है, तो आपको बनना चाहिए। स्टेटमेंट क्या है कि निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना है। बताते रहिएगा, सोचते रहिएगा कि पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है। कि अगर किसी सरकार ने किसी को निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट। सेकंड, किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता। हिरासत में 3 महीने से अधिक किसी भी परिस्थिति में नहीं रखा जा सकता, यह सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह की नजरबंदी के खिलाफ हैबियस कॉर्पस की रीट जारी कर सकता है। अब हैबियस कॉर्पस की रीट क्या है? हमारे संविधान के मूल अधिकार में आर्टिकल नंबर 32 में हैबियस कॉर्पस है, और हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार या कोई भी पुलिसिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार करती है तो सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार के तहत कह सकता है कि उस व्यक्ति को तुरंत मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। तो ये 3 स्टेटमेंट है, कह रहा है कौन सा सही है। अब आप लोग इसका तुरंत आंसर बता दीजिए। आप लोग तो सोच ही चुके होंगे इसका आंसर, और अगर नहीं सोचा है तो सोचिए कि आप कहां ठहरते हैं। इतनी बड़ी भीड़ है, 6 लाख, लगभग 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 3 लाख से 4 लाख लोग एग्जाम देते हैं, और फाइनली 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो क्या आप उस हद तक तैयार हैं कि आप उस 1000 की लिस्ट में आने के लिए तैयार हैं? नहीं है तो मेहनत कीजिए। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं। बेसिकली निवारक निरोध का मतलब क्या होता है,
आप लोगों को अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं कि जब सरकारों को या पुलिस विभाग को या प्रशासनिक विभाग को यह लगता है कि फला व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति जिसने अभी कोई क्राइम नहीं किया है लेकिन संभावना है कि वह निकट भविष्य में कोई बड़ा क्राइम कर सकता है, और अगर ऐसी संभावना है तो उसको ऐसे क्राइम करने से रोकने के लिए सरकारें या पुलिस सिस्टम उस व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, और उसी को निवारक निरोध कहा जाता है। मतलब कि अपराध करने से पूर्व ही किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार कर लेना क्योंकि संभावना है कि वह व्यक्ति आगे अपराध कर सकता है, तो उसे कहते हैं निवारक निरोध। ठीक है, अब यह अनुच्छेद 22 में इसकी चर्चा है। ठीक है, इसमें यह भी है कि सामान्य रूप से 3 महीने तक सरकार या पुलिस किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में रख सकता है, सामान्य रूप से 3 महीने तक। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखना है, क्योंकि लगता है कि नहीं अभी और इसको जेल में रखना चाहिए, ताकि हिरासत में रखना चाहिए ताकि यह निकलते ही कोई क्राइम कर सकता है, तो अगर उसको ज्यादा समय तक जेल रखना है तो इसलिए क्या क्या करना होता है, तो पहले एक उच्च न्यायालय में सूचित किया जाता है कि उसकी राय में इस तरह के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। तो आपको हाई कोर्ट में पहले बताना होता है कि सर माई बाप, हम इस व्यक्ति को और लंबे समय तक निवारक हिरासत में रखना चाहते हैं, क्योंकि और कारण भी बताते हैं, और अगर हाई कोर्ट आपके इस जो प्रस्ताव है उससे सहमत हो जाती है तो आप उस व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक के लिए हिरासत में रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड, जो ये 24 घंटे वाला कंसेप्ट है यह निवारक निरोध कानून में अप्लाई नहीं होता है। यह सामान्य स्थिति में अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और तब अगर उसको पुलिस पकड़ती है तो ऐसे में आर्टिकल नंबर 22 का यह प्रावधान कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। लेकिन यह निवारक निरोध कानून में लागू नहीं होता है। ठीक है, निवारक निरोध में किसी व्यक्ति को पकड़ने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में पेश करने की बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दीपक बजाज बनाम महाराष्ट्र राज्य, एक केस का नाम याद कर लीजिएगा, यह हालांकि संभावना है कि मेन से पूछा जाए। इसी केस में कहा था कि निवारक निरोध कानून में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट है, हैबियस कार्पस का जो रिट है, वह अप्लीकेबल नहीं होगा और इसीलिए जारी करने वाला जो कंसेप्ट है यह क्या हो गया, खारिज हो गया, और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश भी नहीं किया जा सकता है, और 3 महीने की अधिक की अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। यह भी स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो हां, ध्यान यह रखना है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मिस कर गया, कि इस केस में, दीपक बजाज केस में, कि नहीं, अगर किसी व्यक्ति को हैबियस कार्पस लागू कर दिया जाता है तो हैबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण एक मूल अधिकार है और वह किसी व्यक्ति के लिए अप्लाई होगा। अगर किसी को निवारक निरोध कानून के तहत भी गिरफ्तार किया गया है तो भी उसको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में केवल थर्ड ऑप्शन सही होगा और 1 और 2 गलत हो जाएंगे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? इससे आप लोग ये भी जज करिए कि आप किस हद तक तैयार हैं। ठीक है, और एक और बात, अगर आप लगातार इस सीरीज में मुझसे जुड़े रहे तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए कहीं और की तुलना में बहुत अधिक सटीक तैयार होंगे। मैं आपको उन सारे टॉपिक से अपडेट करा दूंगा जहां से कि जो कि आप तैयारी करते समय मिस कर जाते हैं और जहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो आप हमारे इस सीरीज में लगातार हमसे जुड़े रहिए और कमेंट में अपना सुझाव भी देते रहे ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं।
यह प्रश्न भी पॉलिटी का है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मामले में संसद विनियमन या अनुमोदन के लिए सक्षम है? प्रश्न है कि ये कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं संविधान के संदर्भ में, कुछ प्रावधान दिए गए हैं, इनमें से किस प्रावधान में संसद का अनुमोदन आवश्यक है, संसद की राय आवश्यक है? आप लोग की तैयारी का जजमेंट हो रहा है यहां पर। देखिए, पहला है कि भारतीय राष्ट्रपति द्वारा रक्षा बलों के सर्वोच्च कमान के रूप में लिए गए निर्णय। अगर राष्ट्रपति ने सेनाओं के प्रधान के रूप में कोई निर्णय लिया, सपोज करिए, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं कि अगर राष्ट्रपति ने कोई निर्णय लिया कि अभी हाल ही में हमारे सेनाओं पर कुछ हमले हुए और कुछ आतंकवादी हमले हुए और हमारे जो वीर सेनानी हैं उन्हें हताहत होना पड़ा, शहीद होना पड़ा। ऐसे में अगर राष्ट्रपति यह निर्णय लेते हैं कि जिस देश ने हमारे इन वीर सेनानियों को क्षति पहुंचाई है, हम उस देश पर हमला करके और उसको भी उसी अनुपात में क्षति पहुंचाएंगे, अगर राष्ट्रपति ने निर्णय ले लिया तो क्या यह निर्णय संसद उसको अनुमोदित करेगी या सिर्फ राष्ट्रपति का निर्णय ही हमला करने के लिए काफी है? यह कह रहा है कि रक्षा बलों के सर्वोच्च कमान के रूप में अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया तो अब बताइए कि क्या संसद का अनुमोदन आवश्यक है या राष्ट्रपति का निर्णय फाइनल है? सेकंड, विदेशों के साथ संधियों और समझौतों पर बातचीत करना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में या भारत कोई भी किसी भी देश के साथ कोई संधि या समझौता करता है तो वो राष्ट्रपति के नाम पे की जाती है। हालांकि करते हैं विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से यह कार्य किया जाता है, लेकिन नाम राष्ट्रपति का होता है। तो क्या उन संधियों का अनुमोदन करना, क्या उन संधियों पर वैलिडेशन लगाने का काम संसद करती है या सिर्फ राष्ट्रपति का एग्री हो जाना या राष्ट्रपति के द्वारा किसी देश से संधि कर लेना पर्याप्त होता है? सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड, राष्ट्रपति द्वारा मृत्युदंड माफ किया गया। अब थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति की मृत्युदंड माफ कर दी। क्या इस फैसले को संसद में डिस्कस करना होता है और संसद की मुहर लगानी जरूरी होती है या राष्ट्रपति ने माफ कर दिया तो वो माफ मान लिया गया? अब ये तीन ऑप्शन है, कह रहा है नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब ऐसे ऐसे प्रश्न ही आएंगे आपके सामने, ठीक है? अब आप ऐसे प्रश्नों के लिए किस हद तक तैयार है, जज अपने आप को जज करते रहिए। मैं लगातार वादा करता हूं कि ऐसे ऐसे यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए ऐसे स्टैंडर्ड प्रश्नों से आपको अपडेट कर दूंगा, आपको तैयार कर दूंगा कि आप एग्जाम हॉल में कहीं भी किसी से भी कम अपने आप को महसूस नहीं करेंगे और हो सकता है कि आप बाकियों की तुलना में 2 कदम आगे रहेंगे, ठीक है? अब यहां पर ध्यान रखना है। आइए देख लेते हैं पहले कि भारत का संविधान इस संदर्भ में क्या कहता है। देखिए, तो भारत के राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति क्या है कि वो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान उसके पास है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर वो रक्षा बलों के सर्वोच्च कमान के रूप में कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में जो कि बताया गया है कि यह निर्णय राष्ट्रपति लेता है, तो उसमें संविधान कहता है कि कानून के अधिकार के बिना कुछ कार्य नहीं किए जा सकते। रक्षा बलों के सर्वोच्च के रूप में अगर कोई एक्शन लेते हैं राष्ट्रपति तो उसके लिए क्या करना होगा? राष्ट्रपति को मंजूरी किसकी होनी चाहिए? संसद की। अगर मंजूरी नहीं है तो उसके बिना राष्ट्रपति का निर्णय मान्य नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति किसी देश पर हमला करने का निर्णय लेते हैं तो ऐसे में वह डिसीजन को संसद में रखा जाएगा और संसद अगर बहुमत से उस प्रस्ताव को सपोर्ट करती है तभी राष्ट्रपति ऐसा कोई कठोर निर्णय ले पाएंगे, ठीक है? तो पहला तो हो गया कि राष्ट्रपति और रक्षा बलों के सर्वोच्च कमान के रूप में लिए गए निर्णय क्या है? संसदीय विनियमन और अनुमोदन के लिए सक्षम है। तो पहला तो सही है कि इसमें तो संसद का अनुमोदन आवश्यक है। दूसरा, विदेशों के साथ संधियों और समझौतों पर बातचीत करना। ध्यान रखना है, जब हम किसी देश से संधि कर रहे होते हैं तो संधि सिर्फ सरकार नहीं कर रही होती है। सरकार तो एक संस्था है, लेकिन संधि भारत देश एज अ नेशन कर रहा होता है और नेशन का वास्तविक प्रतिनिधित्व कौन करता है? पार्लियामेंट। इसीलिए भारत सरकार जब किसी देश से कोई संधि करती है तो बाद में अगर वो कोई बड़ी संधि है
तो उस संधि को बाद में पार्लियामेंट से अप्रूव्ड भी कराना पड़ता है। ठीक है, जैसे भारत सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है कि वह किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहती है, सपोज करिए अगर भारत चाहता है कि वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने, वहां से अप्रूव्ड भी कर दिया गया कि हाँ ठीक है, तो ऐसे में उस निर्णय को भारत के पार्लियामेंट से भी पास कराना आवश्यक है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है यह भी संसद के अनुमोदन के अंतर्गत निहित है। थर्ड आता है कि राष्ट्रपति द्वारा मृत्युदंड। अब यह ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है या मृत्युदंड माफ किया जाता है, यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है और इस संदर्भ में राष्ट्रपति जो भी प्रधानमंत्री के और के नेतृत्व में जो मंत्री परिषद निर्णय लेती है उसी के सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। तो यह निर्णय संसद में डिस्कशन होने के लिए नहीं जाता है। यहां पर प्रधानमंत्री ने जो सलाह दिया वह सलाह राष्ट्रपति मान लेता है। तो यहां पर संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। और इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारी पहली महिला राष्ट्रपति थी माननीय श्रीमती देवी चौधरी देविका पाटिल, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लिए, बहुत सारे ऐसे फांसी के निर्णयों को माफ कर दिया जो बाद में काफी डिबेटिव बना था। तो इसीलिए, लेकिन यह चूंकि था कि अब इसको संसद में डिबेट करना नहीं है, तो इसीलिए राष्ट्रपति यह निर्णय लेने के लिए मुक्त था। तो ऐसे में सही उत्तर क्या होगा कि ये दोनों जो निर्णय है इसको संसद से अनुमोदन आवश्यक है, जबकि मृत्युदंड माफ करने के लिए राष्ट्रपति को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसका निर्णय हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आप सभी जानते हैं कि एक क्वेश्चन यूपीएससी के पीवाईक्यू का भी हम शामिल करते हैं इसमें। यह 2020 का क्वेश्चन है और इसके माध्यम से हम आपको यह बताने का प्रयास करते हैं कि यूपीएससी एग्जैक्टली प्रश्न कैसे पूछती है और किस हद तक यूपीएससी के प्रश्नों को सही करने के लिए आपको पढ़ना आवश्यक है। प्रश्न देखिए कि कृषि में फर्टिगेशन, इसके क्या लाभ है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर? फर्टिगेशन के भाई क्या लाभ है? तो सबसे पहली बात तो कि आपको फर्टिगेशन पता होनी चाहिए कि फर्टिगेशन क्या है। मतलब कि कृषि के संदर्भ में भी यूपीएससी साधारण प्रश्न नहीं पूछती है, बल्कि कंसेप्ट आधारित प्रश्न पूछती है। फर्टिगेशन आपको पता होना चाहिए कि फर्टिगेशन क्या है। फिर देखिए अब इसके क्या लाभ है। पहला कि सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण। सेकंड, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। तीसरा, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। और चौथा, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। अब कह रहा है नीचे दिए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब भाई फर्टिगेशन अगर आपको पता है तो ये तो बहुत आसानी से हो सकता है। फर्टिगेशन होता क्या है? फर्टिगेशन का मतलब होता है कि सिंचाई और सिंचाई करते समय जो उर्वरक है या जो रासायनिक खाद है, उस खाद को जल के साथ मिक्स करके और फिर उस खेत में उसको फैला देना। अगर आप लोग किसान या किसी परिवार के बैकग्राउंड से होंगे तो आप इससे बहुत अधिक परिचित होंगे कि बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि उनके जो उर्वरक होते हैं, विशेष करके जो नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं जैसे यूरिया, उनको वो पानी में घोल देते हैं और फिर उसको खेतों में स्प्रे कर देते हैं। या फिर बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं कि वह यूरिया को किसी एक जगह पर रख करके और वो पानी के धार वाली जगह पर रख करके फिर वहां से पानी का धार चला देते हैं। तो इससे पानी के धार में घुल जाने के कारण यूरिया पूरे खेतों में फैल जाता है। अब इसका लाभ क्या होता है कि जब आप खेतों में ऐसे उर्वरक छींट रहे होते हैं तो बहुत सारे खेत के ऐसे भाग होते हैं जहां पर कि उर्वरक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अगर उसको जल में घोल करके सिंचाई कर दिया जाए तो उस जल में घुल करके वह खेत के सभी क्षेत्र तक बराबर मात्रा में पहुंच जाता है। तो इससे खेत में उर्वरक हर कोने तक पहुंच जाता है और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता हो जाती है। अब आता है स्टेटमेंट पर कि सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। अब देखिए उर्वरक जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ऐसे में
अगर उर्वरक को ऐसे छींट दिया जाए खेतों में, तो उर्वरक जहां भी जमीन पर गिरता है वहां बैठ जाता है और वहां की जमीन को कैसा कर देता है, क्षारीय कर देता है। लेकिन अगर इसको घोल करके और फिर मारा जाए तो उर्वरक बैठेगा नहीं। अब तो वो घुल गया तो पर्याप्त रूप से हर जगह प्रॉपर बिखर जाता है। तो ऐसे में जमीन को क्षारीय होने से भी बचाया जा सकता है। दूसरा कि रॉक फॉस्फेट और अन्य सभी फॉस्फेटिक उर्वरक का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। अब ये क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर के कोर कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। जो हमारे फॉस्फेट उर्वरक होते हैं वो बड़े कठोर होते हैं, वो जल में सामान्य रूप से घुलनशील नहीं होते हैं। तो ऐसे में इनको अगर हम फर्टिगेशन के साथ जल खेतों में छींटना चाहें तो ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं और जल में पानी के संपर्क में आते ही ये कठोर हो जाते हैं। तो जो फॉस्फेट उर्वरक होते हैं उनको हम फर्टिगेशन के थ्रू नहीं छिड़क सकते हैं। इनके लिए हमें प्रॉपर तरीके से खेत में हाथ से छिड़काव या मशीन से छिड़काव करना ही होता है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड है कि पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। अब पौधों के लिए पोषक हर जगह पहुंच गया, पर्याप्त मात्रा में पहुंच गया, तो स्टेटमेंट सही है। क्योंकि अगर हम खेत में छींटते हैं ऐसे तो कहीं कहीं पर पर्याप्त मात्रा में नहीं भी पहुंचता है, लेकिन अगर पानी में घोल करके अगर फर्टिगेट करते हैं तो यह हर जगह पहुंच जाता है। चौथा है कि रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। अब निक्षालन का मतलब रिस करके नीचे चला जाना। अब एक ही जगह बहुत सारा उर्वरक, सपोज कर जैसे आपने हाथ में खाद लेकर के ऐसे छिड़काव किया होगा या देखा होगा, तो कहीं पर बहुत अधिक उर्वरक गिर गया, कहीं पर कम गिरा। जहां पर अधिक गिरा तो वो क्या हो गया, वो उर्वरक धीरे धीरे रिस करके नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फर्टिगेट कर दिए आपने, जल में घोल दिया, तो घुलनशील हो गया, तो वो हर जगह प्रॉपर फैल गया। वह एक जगह भारी गिरा नहीं तो उसका निक्षालन भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से निक्षालन में कमी भी संभव है। तो दो अगर गलत है तो ये तीनों कट गया और ये सी आंसर हो गया। बेसिकली इसके माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यूपीएससी जो एग्रीकल्चर से प्रश्न पूछती है उसका स्टैंडर्ड वो बहुत हाई रखती है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको भी हर प्रश्न के बारे में यही स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। ऐसे प्रश्न आपको हो सकता है 10, 12, 15 मिलेंगे और वो डेफिनेटली मिलेंगे। अगर ये प्रश्न बन जाते हैं आपसे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत कठोर भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, आसान लेकिन नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे प्रश्नों को, जैसे अगर आपने पेज खोला अपना और शुरू में ही आपको 8-10 प्रश्न ऐसे मिल गए तो घबराना नहीं है। उन 8-10 प्रश्नों को छोड़ करके आगे बढ़िए। 20 प्रश्न भी मिल गए तो भी घबराइए मत। उसके बाद के 80 क्वेश्चन में आपके अनुकूल प्रश्न भी मिलेंगे। इसीलिए ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं है, देखना है, आगे बढ़ जाना है। बने तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, चलिए बाकी कोशिश करनी है कि अपने तैयारी को इस स्तर तक पहुंचा सके। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से राजकोषीय घाटे का एक नकारात्मक प्रभाव नहीं हो सकता है। अब राजकोषीय घाटे का नकारात्मक प्रभाव कौन सा नहीं होगा वो आपको बताना है। राजकोषीय घाटा ये नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। मतलब ये ऑलरेडी एक नेगेटिव थिंग्स है, तो इसका इंपैक्ट राजकोष पर पड़ता है, देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। तो कौन सा कारक उससे नहीं जुड़ा हुआ है? देखिए, पहला है कि कुल मांग में वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ती है। अब राजकोषीय घाटा इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं कह रहा है। कुल मांग में वृद्धि, तो राजकोषीय घाटा होगा तो मांग में वृद्धि होगी कि कमी होगी यह बताना है आपको। सेकंड, ऋण का इकट्ठा होना भावी पीढ़ियों पर अधिक बोझ डालता है। तीसरा, आर्थिक विकास में बाधा। चौथा, निजी क्षेत्र के निवेश में कमी। अब सपोज करिएगा कि किसी देश का राजकोषीय घाटा बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और देश भर के, दुनिया भर के लोग ये जान रहे हैं कि भारत की सरकार बहुत बड़े घाटे में है। मतलब सरकार अगर घाटे में है तो सरकार राजकोष से जुड़ी हुई कोई बहुत कठोर डिसीजन ले सकती है। ठीक है, वो डिसीजन क्या हो सकता है? हो सकता है कि कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ा दे। भाई सरकार अगर घाटे में तो टैक्स से ही पैसा लेकर के अपने घाटा को पूरा करेगी ना। तो ऐसे में
कोई भी नया कंपनी भारत में निवेश करेगी अगर भारत सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ है तो? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भय का माहौल रहेगा कंपनियों में कि सरकार कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकती है। तो ऐसे में निजी क्षेत्र के निवेश में कमी, ये क्या है? सही है। नकारात्मक प्रभाव नहीं, ये हो सकता है। कुल मांग में वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ती है। अब भाई राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ है सरकार का, अब सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ है तो सरकार क्या करेगी? कहीं से पैसा लेकर के अपने राजकोष को सप्लीमेंट करेगी, पूरा करेगी। तो क्या करेगी? कहां से पैसा लाएगी? मार्केट से पैसा लाएगी। मार्केट से ही पैसा लेके आएगी ना। तो सरकार क्या करती है? मार्केट से जब सरकार पैसा निकाल लेती है, चाहे वो टैक्स बढ़ा करके हो या फिर अन्य माध्यम से, जिस तरीके से, चाहे वो बॉन्ड बेच करके हो, जैसे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच करके हो, सरकार मार्केट से पैसा निकाल देती है। तो मार्केट से जब पैसा निकल गया तो मार्केट में पैसे की कमी हो गई। पैसे की कमी हो गई तो महंगाई बढ़ गई। वह स्थिति क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति में वृद्धि। तो भाई मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है, हो सकती है। फिर है कि ऋण का इकट्ठा होना भावी पीढ़ियों पर अधिक बोझ डालता है। अब अगर सरकार का राजकोष का घाटा बढ़ा हुआ है तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, मतलब कि अगला जो जनरेशन है या अगला जो समय है, सरकार घाटे में है, आज बहुत बड़े घाटे में है, तो क्या करेगी? दुनिया से कर्ज लेगी, प्राइवेट कर्ज लेगी, गवर्नमेंट से कर्ज लेगी। तो वो क्या होगा? वो कर्ज आज तो नहीं देना है, अब वो आगे 20 साल, 15 साल, 50 साल बाद देना है। तो जब देना है तो अगली पीढ़ी पर पहले से ही कर्ज हो गया ना? बिल्कुल। तो इससे क्या होता है कि अधिक बोझ बढ़ जाता है। आर्थिक विकास में बाधा। अब आर्थिक विकास का मतलब क्या है? देखिए, ध्यान होना चाहिए, चीजें कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। पहला होता है आर्थिक समृद्धि। आप लोगों ने वैसे तो पढ़ा ही होगा, एक कंसेप्ट है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि और दूसरा कंसेप्ट है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, ठीक है। समृद्धि का मतलब क्या है कि जीडीपी में वृद्धि। सामान्य रूप से, सामान्य शब्दों में अगर हम समझें कि देश की अगर आय बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं कि देश में आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है। लेकिन आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास का मतलब होता है कि समृद्धि तो होनी ही चाहिए उसमें, प्लस समावेशन। समावेशन का मतलब क्या है कि जो समृद्धि से प्राप्त लाभ मिले हैं, देश अगर अमीर हुआ है तो उस अमीर होने से जो लाभ आए, उस लाभ का सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसे हम कहते हैं आर्थिक विकास, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न पे आते हैं कि आर्थिक विकास में बाधा। सरकार के राजकोष के घाटा, अगर राजकोष का घाटा बढ़ा हुआ है तो क्या उसका नकारात्मक प्रभाव यह हो सकता है? तो पहला है कि यह कंपलसरी नहीं है कि आर्थिक विकास में बाधा ही हो, क्योंकि आर्थिक विकास में क्या है कि जो आय है उसका सरकार क्या कर सकती है? राजकोषीय घाटा है, मतलब कि सरकार खर्च ज्यादा कर रही है तभी उसका घाटा बढ़ा हुआ है। तो खर्च कर रही है तो मतलब लोगों के पास सरकार पैसा पहुंचा रही है। सरकार का घाटा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सरकार खर्च अधिक कर रही है, मतलब कल्याणकारी कार्य अधिक कर रही है, तो लोगों के पास पैसा अधिक आ रहा है। तो आर्थिक विकास में बाधा यह नहीं हो सकता है, ठीक है। हां, लेकिन तात्कालिक रूप से, दीर्घकालिक रूप से संभव है कि बाधा हो, लेकिन तात्कालिक रूप से यह आर्थिक विकास में बाधा के रूप में नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यह तीनों क्या है? प्रभाव नहीं हो सकता। यह तीनों तो प्रभाव है, लेकिन यह प्रभाव नहीं हो सकता है, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं? वेरी गुड। अब अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आप लोगों से है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण, इसके संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। देखिए, यहां कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं इकोनॉमी के: सीमा शुल्क संघ, साझा बाजार, आर्थिक संघ।
और ये क्या होते हैं यहां इस साइड दिया गया है। पहला है कि इस समझौते में सदस्य देशों में पूंजी, श्रम, प्रौद्योगिकी और उद्यम की मुक्त आवाजाही शामिल है। सेकंड है साझा बाजार में कि यह समझौते में सदस्य राष्ट्रों को सामान्य बाहरी वाणिज्यिक संबंधों का संचालन और पालन करना चाहिए। थर्ड है आर्थिक संघ में कि सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए सामान्य मौद्रिक और राजकोषीय नीति का प्रयोग करने के लिए एक सामान्य केंद्रीय प्राधिकरण है। अब ऊपर दिए गए में कौन सा सही सुमेल थे? देखिए ये सेम प्रश्न ये यूपीएससी पूछ चुका है प्रश्न, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको बताना है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर आगे कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, ये सभी क्या होते हैं ये आप लोगों को रट लेना है और रट करके इनके सीरीज को प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन और इसके एग्जाम्पल्स भी आपको दुनिया में कहां कहां है ये देख लेने हैं। ये गूगल सर्च करिए, जहां से भी सर्च करिए, लेकिन जरूर करिए क्योंकि यहां से प्रश्न बने हैं, अब भी बनने की संभावना है और इसीलिए इस टॉपिक को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपका उत्तर सही रहा तो मैं लाइक कर दूंगा और अगर उत्तर में कोई कमी रही तो मैं नीचे आपको सही उत्तर भी बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और विश्वास कीजिए कि हम आपको उस हद तक तैयार कराएंगे। यह सिर्फ इसलिए भी विशेष है क्योंकि ऐसा प्रयास सबके लिए संभव नहीं है। हम ऐसा कर रहे हैं और केडी सर ने बहुत मेहनत किया है ऐसे प्रयास करके। वो चाहते हैं कि जेन्युइनली कि बच्चों का रिजल्ट हो, तो इसीलिए आप लोग लगातार इस सीरीज पर भरोसा करें, हमारे अन्य भी जो पहले चल रही है उस पर भी भरोसा करें और हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।